आपको जस्ट रिमाइंड कर दूं कि ये कमेटी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत बनी हुई है और उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं और उनमें 4 हमारे इंटरनल मेंबर्स हैं जिसमें गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर और 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और 6 हमारे एक्सटर्नल मेंबर्स हैं जिसमें हमारे 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं और 3 जो है वो रीनाउंड इकोनॉमिस्ट जो है वो इसके मेंबर हैं, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट। को याद हो तो लास्ट मीटिंग जो है वो रेगुलर मीटिंग जो है वो 12 जून को हुई थी, उसके बाद हमारी एक स्पेशल मीटिंग 26 जून को हुई थी और इन दोनों मीटिंग्स के दौरान और अब तक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको कमेटी ने रिव्यू किया और उसकी लाइट में कमेटी ने पॉलिसी रेट के ऊपर डिसीजन किया, जो डिसाइड किया कि हम पॉलिसी रेट को एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर मेंटेन करेंगे, यानी कि अभी जो पॉलिसी रेट जो था जो कि लास्ट एमपीसी में डिसाइड किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। उसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ क्योंकि मई के महीने में इन्फ्लेशन जो है वो 38% था और वो कम होके जून के महीने में 29.4% हो गया और अगले साल के लिए भी कमेटी ने डिस्कस किया है और उसमें हमारी जो आउटलुक है फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर, क्योंकि अब नया साल शुरू हो गया और इस नए माली साल के लिए इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन जो है वो उसको भी रिव्यू किया गया और हमारे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने जो फोरकास्ट की अगले साल के लिए उसको कमेटी ने बहुत थ्रेडबेर डिस्कस किया और उस डिस्कशन के बाद उन्होंने एक अगले साल के लिए रेंज भी डिसाइड कर दिया। तो अगले साल का जो कमेटी ने जो डिसाइड किया वो इन्फ्लेशन हमारे असेसमेंट के मुताबिक वो 20 से लेके 22% रहेगा, यानी 20 से 22% के दरमियान रहने की तवक्को है। और इसी तरह कमेटी ने ये भी नोट किया कि लास्ट मंथ में इन्फ्लेशन 29.4% था, लेकिन आने वाले महीनों के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और ये पहले हाफ में यानी जुलाई से दिसंबर का जो हाफ है इसमें थोड़ा थोड़ा कम होगा, लेकिन दूसरा हाफ जो जनवरी से जून का होगा 2024 का, उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो तेजी से कम होगा और अल्टीमेटली कमेटी ने ये भी असेसमेंट की कि हमारा जो टारगेट है 5 to 7% तक इस इन्फ्लेशन को लेके आने का, वो उस पर वी आर ऑन ट्रैक और इंशाल्लाह ये जब साल 2025 खत्म होने से पहले यानी तीसरे और चौथे क्वार्टर ऑफ 2025 के दरमियान हमारा जो मीडियम टर्म आउटलुक है इन्फ्लेशन के ऊपर 5 to 7%, सो इंशाल्लाह महंगाई जो है 5 से 7% पे आएगी माली साल 2025 के खत्म होने से पहले। इसके साथ साथ कमेटी ने एक्सटर्नल साइड की जो डेवलपमेंट्स हैं जिसमें कि आईएमएफ के साथ एसएलए का साइन होना और उसके नतीजे में इनफ्लोस का आना और उसके नतीजे में स्टेट बैंक के रिजर्व्स का बेहतर होना और एक्सचेंज मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी का आना, ये सब चीज़ें भी कमेटी ने रिव्यू की और उनके लिए ये इत्मीनान का बाइस थी कि इन डेवलपमेंट के साथ इस वक्त जो है वो हमारे जो मुआशी अदाद-ओ-शुमार हैं उसमें बेहतरी आनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी और साथ ही जो इकोनॉमिक आउटलुक है और जो ग्रोथ है नेक्स्ट ईयर के लिए 2023-24 उसके ऊपर भी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशन किया और उस डिस्कशन के बाद कमेटी ने इस असेसमेंट को इंडोर्स किया कि अगले साल की ग्रोथ जो है वो 2 से 3% के दरमियान रहेगी और उसमें कुछ ज़ाहिर रिस्क भी हैं, कुछ हमारे डोमेस्टिक साइड की चीज़ें हैं जो जैसे डेवलपमेंट्स होंगी और कुछ एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स हैं जिसमें कि रशिया यूक्रेन वार है या जो ऑयल प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस हैं और इसके अलावा और रिलेटेड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं उनका भी इम्पैक्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस वक्त जो कमेटी ने फील किया कि ये ग्रोथ जो है हमारे ख्याल में 2 से 3% के दरमियान अगले साल रहेगी और साथ साथ जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कमेटी ने रिव्यू किया और उसके रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनको भी रिव्यू किया। सो ओवरऑल जो कमेटी का कंक्लूजन है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर में महंगाई काफ़ी कम होगी और इसका जो एवरेज जो शरह है वो 20 से 22% के दरमियान रहेगी और साथ ही जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो असेसमेंट है उसमें ये भी देखते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे रहेंगे।
सो कमेटी ने ये असेस भी किया कि इस लेवल के ऊपर पॉलिसी रेट को मेंटेन करने के बाद हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो विल कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड ऑन फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस। सो ये ब्रीफली कमेटी की असेसमेंट है जो मैंने आपके सामने रखी। पहला क्वेश्चन जो था वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड था। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने ऑलरेडी जो है वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सारी वो विड्रॉ कर ली हैं। 23 जून को हमने सर्कुलर इशू किया था जिसमें कि जो इंपोर्ट्स के ऊपर हमने पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी और जिसमें पहले शुरू में हमने स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल की बात की हुई थी जो कि मई 2022 के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया था और फिर जुलाई 2022 के अंदर उसमें कुछ फर्दर चीज़ें ऐड की गई थी। तो अप टू दिसंबर जो है वो उसमें स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट थी दिसंबर 2022। फिर हमने अर्ली जनवरी 2023 के अंदर उन इंस्ट्रक्शंस को रिवाइज किया था और उसमें हमने कहा था बैंक्स के लिए एक गाइडेंस दी थी और उस गाइडेंस के मुताबिक बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो है वो ज़्यादा फोकस करना था और जिसमें के ऑयल रिलेटेड फ्यूल रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं या उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें थी। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल था, फूड रिलेटेड आइटम से। तो इनके ऊपर बैंक्स ने ज़्यादा फोकस करना था और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों की इंपोर्ट्स करनी थी। तो हमने उसको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के अंदर कैटेगराइज कर दिया था। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो जनवरी 2023 से जून 2023 तक जो है वो कंटिन्यू की और 23 जून को, जैसे आपने कहा, 23 जून को हमने एक सर्कुलर इशू किया जिसके तहत हमने ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो विड्रॉ कर ली। उससे पहले अगर आपको याद हो तो हमारी इससे रिलेटेड जो और इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स थी कि कोई भी एलसी अगर ओपन होती है तो उसके लिए रिक्वायर्ड था कि बैंक्स के पास इंपोर्टर जो है वो मार्जिन रिक्वायरेगा और वो मार्जिन जो है वो 100% तक भी था काफ़ी सारे आइटम्स के अंदर। तो वो इंस्ट्रक्शंस हमने पहले ही विड्रॉ कर ली थी। तो इन अदर वर्ड्स इस वक्त इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी रिस्ट्रिक्शंस थी वो स्टेट बैंक ने विड्रॉ कर ली है। नाउ इट इज बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। कस्टमर बैंक के पास जाता है और बैंक को अपनी रिक्वायरमेंट देता है और कस्टमर के लिए वो रिस्क अगर एक्सेप्टेबल, बैंक के लिए अगर वो कस्टमर एक्सेप्टेबल रिस्क है और बैंक उसके कस्टमर के ऊपर एक्सपोजर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। उसमें स्टेट बैंक से कोई फर्दर कंसल्टेशन नहीं रिक्वायर्ड। उसमें बैंक अपनी पोजीशन देखेगा, अपनी क्रेडिट पॉलिसी को देखेगा, अपना रिस्क एपिटाइट देखेगा और उस एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ अभी कितना एक्सपोजर उसने ऑलरेडी लिया हुआ है उसको देखेगा और फिर उसकी लाइट में बैंक ये फैसला कर सकता है कि वो कस्टमर को उसने ये फर्दर फैसिलिटेशन अलाउ करनी है या नहीं करनी। तो इन केस एक बैंक नहीं करता तो कस्टमर दूसरे बैंक के पास भी जा सकता है। तो लेकिन जहां तक स्टेट बैंक का सवाल है तो स्टेट बैंक ने इंपोर्ट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन जो है वो सारी विड्रॉ कर ली। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था एफएक्स रिजर्व से रिलेटेड, तो आपको याद है कि हमारे पास जुलाई के महीने में पोस्ट एसएलए एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी सारे इनफ्लोज आए। हमारे रिजर्व जो 4.5 बिलियन पे थे शुरू में, जुलाई के शुरू में, तो वो उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है और 4.2 बिलियन के जो एडिशनल इनफ्लोज हमारे पास आए हैं जिसमें 1.2 बिलियन जो हमारे पास आईएमएफ से जो ट्रांच आई थी, इसके अलावा 2 बिलियन जो है वो हमारे पास एक बायलैटरल फ्रेंडली कंट्री से आया और 1 बिलियन एक दूसरे कंट्री से आया। तो टोटल 4.2 बिलियन के हमारे पास एडिशनल इनफ्लोज आए हैं और जिसके बाद हमारे रिजर्व जो है वो 8.7 बिलियन पे चले गए। तो उसके साथ साथ हमारी जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स जो ड्यू हो रही थी वो भी हम उनको डेट सर्विसिंग भी करते रहे। आपको पता है कि काफ़ी सारा हमारा डेट जो है वो जुलाई में ड्यू था, तो उस डेट को भी हमने पूरा रीपे किया है और उसमें टोटल कोई अराउंड 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग हमने जुलाई के महीने में की है, जिसमें के 300 मिलियन के करीब प्रिंसिपल था और 1.5 बिलियन के करीब जो है वो 300 मिलियन इंटरेस्ट था और 1.5 बिलियन जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट था। तो टोटल 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग की है जुलाई में। तो इस डेट सर्विसिंग के बावजूद हमारे रिजर्व में इस वक्त जो डिक्लाइन आया वो 500 बिलियन का है। तो इस वक्त हमारे पास 8.2 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने सारी अपनी जो 1.8 के करीब जो जुलाई की डेट सर्विसिंग करनी थी वो सारे के सारे उस डेट को हमने सेटल कर लिया। सो गोइंग फॉरवर्ड जो हमारे रिजर्व्स में आपको पता है कि इट विल डिपेंड ऑन द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। आउटफ्लोज हमें पहले से पता है कि हमारे पास जो रिपेमेंट्स आनी है
और उनको हमने सर्विस करना है। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो रोल ओवर हो जाएंगे, कुछ जो है वो मेरी पे करते हैं। साथ साथ हमने इनफ्लोस के मुख्तलिफ सोर्सेज भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो इंटीमेट किए हुए हैं, गवर्नमेंट भी अपने मुख्तलिफ सोर्सेज के साथ इन कोऑर्डिनेशन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ जहाँ से इनफ्लोज आने हैं और उनको एक्सपीडाइट कर रहे हैं। सो उन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अकाउंट फॉर करने के बाद हमारे रिजर्व्स में इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। तो हमारा ख्याल ये है कि दिसंबर में हमारे रिजर्व इससे बेहतर होंगे और जून में उससे बेहतर होंगे। सो ये हम सारी डेट सर्विसिंग भी साथ साथ जो है वो ऑन टाइम करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन था ग्रोथ के ऊपर, तो हमारा ग्रोथ जो है वो ये कमेटी की असेसमेंट है, स्टेट बैंक की ऑब्वियसली टीम ने सारा उनको इनपुट दिया, डाटा प्रोवाइड किया, तो उसमें 2 to 3% की ग्रोथ फोरकास्ट की गई और नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर होगा। और उससे आगे डिपेंड करता है कि कैसी हमारी जो है वो इकोनॉमिक साइड की डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम एक्सटर्नल साइड के जो हमारे इश्यूज हैं उनको सक्सेसफुली पूरी तरह मैनेज करते हैं और उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आती है, तो ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो ना सिर्फ कंटिन्यू रहेगा बल्कि इसमें इजाफा होगा। और हमारा यही फोकस है कि हम अपने ग्रोथ को जो है वो मेंटेन रखें और उसमें इजाफा करें, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इनफ्लोज आउटफ्लोज और एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स को भी देखना है। साथ साथ इन्फ्लेशन जो हमारा इस वक्त जो आपको पता है कि पहले तो रिसेंटली बहुत हाई लेवल पे था, अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो इसमें भी हमें इसके ऊपर भी फोकस रखना है ताकि ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो। हमारा ज़्यादा फोकस ये है कि ग्रोथ का लेवल जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ना कि पास में जैसे हम 1-2 साल बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं फिर उसके बाद बहुत स्लो डाउन आ जाता है और हमारी इकानमी इतनी हीट अप होती है कि हमें फिर जो है उसको स्लो करने के लिए मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी हो, उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको हम बरकरार रखें और उसके लिए जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो हम मॉनेटरी पॉलिसी साइड से अगर रिक्वायर्ड है तो वो लें, फिजिकल साइड से रिक्वायर्ड है तो वो लें, ताकि हमारी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रह सके। सर एक बात बताइए कि ये जो डॉलर्स के रेट्स के थे कि आपने पहले भी कहा था कि ओपन मार्केट इंटरबैंक में 1.25% का जो है डिफरेंस होगा, लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इंटरबैंक में जो और ओपन मार्केट में डॉलर में जो फर्क आ रहा है वो तकरीबन 4 से 5 या 3 से 4 रुपए का फर्क आ रहा है। इसके अलावा ये है कि ये जो आपने अपने फैसला किया है कि मनी एक्सचेंजेस से कि आपने निजी मनी एक्सचेंजेस को ये इजाजत दी है कि वो दुबई से जो है वो या बाहर से जो है वो डॉलर को जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या आप समझते हैं कि इससे क्या पाकिस्तान अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज में इसमें जो है वो कोई स्टेबिलिटी आएगी, या फिर ये कि ये भी कोई सट्टे वाली कहानी होगी कि 1 साल के बाद पता चले जनाब उसने ये फायदा उठा लिया और फर्द ने ये फायदा उठा लिया, एक इंक्वायरी कमेटी बनाओ और देखो किसने कितने डॉलर मंगाए। तो मतलब ये कि क्या है सूरत हाल है ये। और दूसरी बात सर एक होता है कि हमें तो मुस्लिम मुल्क हमें शर्म आनी चाहिए कि हम सूद पे बात करते हैं कि कितने फीसद सूद बढ़ेगा और कितने फीसद सूद नीचे आएगा, शर्म है हमारे लिए। लेकिन बात वो ये है कि क्या स्टेट बैंक ने एक मतलब स्टेटमेंट दिया था कि बिला सूदी जो मईशत है उसकी जानिब हम क्या बढ़ेंगे, या उस पर कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? थैंक यू। सो देखें, पहले ये इसके एक तो बात ये बहुत क्लियर है कि बैंक्स जो है वो अपनी मार्केट पोजीशन को देखते हुए कस्टमर को चार्ज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कस्टमर को बिल्कुल जो है वो बैंक के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए। तो उसके अंदर एक रीजनेबल उनको जो है वो स्प्रेड जो है वो मेंटेन करना होता है और उसी के ऊपर हमारा फोकस है। बैंक्स के साथ जो हम डिस्कशन भी करते रहते हैं कि उनका, क्योंकि बैंक जो है वो रिस्क ले रहा होता है और इस रिस्क का एक उनको जो है वो प्रीमियम चार्ज करना होता है, बट वो प्रीमियम मार्केट नॉर्म के मुताबिक होना चाहिए, विद इन रीजनेबल रहना चाहिए। तो मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट का मतलब ही ये है कि जो चीजें जो डेवलपमेंट्स हो रही हो मार्केट से अलाइंड हो, कोई आउट ऑफ द मार्केट बहुत चीजें वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तो इसका मतलब है कि उसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट है और वो उसको हम फिर जो है वो नहीं होने देंगे। लेकिन अगर मार्केट नाम के मुताबिक चीजें चल रही हैं तो देन ये इससे बेसिकली मार्केट जो जो डेवलपमेंट्स उसी को अकाउंट फॉर करते हुए वो चीज़ों को आगे बैंक लेके चलती है। जो पॉलिसी रेट की बात है तो देखें, जो आईएमएफ रिलेटेड बात की गई है, तो आईएमएफ ने किसी जगह पे ये नहीं कहा हुआ कि पॉलिसी रेट इंक्रीज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो है
वो अग्रेसिव रहेगा और हम अग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को मेंटेन करके चलेंगे। और इसीलिए अगर आप देखें कि हमारी जो इस वक्त जो पॉलिसी रेट है, हम उसको जब उसकी असेसमेंट करते हैं और उसकी फ्यूचर डायरेक्शन को डिसाइड करती है कमेटी, तो उसमें ये देखती है कि फ्यूचर जो है वो मार्केट की डेवलपमेंट्स क्या होने जा रही हैं और उसके साथ साथ जो है वो इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या है। और ये एक डाटा ड्रिवन अप्रोच है, जिसमें कि हम एक्सटर्नल सेक्टर के रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो है उसको भी देखते हैं, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसको भी देखते हैं, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस जो है वो कंज्यूमर्स हमारे और बिजनेसेस जो है वो क्या सोचते हैं उसको भी देखते हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद मॉनेटरी स्टांस जो है वो कमेटी उसके ऊपर फैसला करती है। और आज की मीटिंग में कमेटी ने ये सब चीज़ें रिव्यू की और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि फिलहाल जो हमारा मॉनेटरी स्टांस है और एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी रेट है वो अलाइंड है विद द मार्केट फंडामेंटल्स, और हमारा स्टांस इस रेट पे ऊपर भी अग्रेसिव मॉनेटरी स्टांस है। अगर हम उसको कट करने की बात करते हैं तो वो शायद लूजनिंग ऑफ मॉनेटरी स्टांस होता है, बट क्योंकि हमने मेंटेन किया हुआ है और इट इज ऑलरेडी एट ए वेरी हाई लेवल ऑफ 22%, और उसमें सब जो मॉनेटरी पॉलिसी और उससे रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको कैप्चर किया गया है। और उसके साथ साथ जो है वो कमेटी ने अभी जो रिसेंट फॉर इंस्टेंस फिस्कल साइड की या एनर्जी साइड के रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए उसको भी असेस किया और उसका इम्पैक्ट भी असेस किया। और उसके बाद कमेटी ने डिसाइड किया कि इस लेवल के ऊपर रेट मेंटेन करके भी स्टिल फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव रहेगा। तो उन्होंने उसके ऊपर इसको मेंटेन करने का फैसला किया। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, गैप बिटवीन दी ओपन मार्केट एंड इंटरबैंक मार्केट, सो वो 1.25% जो है वो हमने एग्री किया हुआ है इस एसएलए में, जो हमने अभी रिसेंटली आईएमएफ के साथ साइन किया, और उसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और वी आर इंश्योरिंग के इस रिक्वायरमेंट को हम कंप्लाई करें। इसके साथ साथ हम जितनी भी दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमने एग्रीमेंट किया है आईएमएफ के साथ, उनकी कंप्लायंस के ऊपर भी हमारा पूरा फोकस है, और स्टेट बैंक की तरफ से इंशाल्लाह वी विल इंश्योर के जो कमिटमेंट्स हमने इंटरनेशनली की है उनके ऊपर हम पूरा उतरें और उन सब रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। तो इसमें भी इंशाल्लाह वी विल बी टेकिंग ऑल द रिक्वायर्ड एक्शंस टू कंप्लीट दिस रिक्वायरमेंट। जो लास्ट शरिया रिलेटेड बात है, तो उसमें जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमने एक हाई लेवल की स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई है जिसमें स्टेट बैंक के मेंबरान भी हैं, उसके अलावा एक्सटर्नल हमारे जो शरिया स्कॉलर्स हैं, और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ और सेक्टर्स से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और दूसरे सेक्टर से रिलेटेड हमने उसमें मेंबर्स लिए हुए हैं। तो वो इसमें मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रही है। उसमें हमने 6 वर्क स्ट्रीम्स जो है, वर्किंग ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। उसमें नया स्कूल इशुएंस की भी बात है, उसमें जो नए प्रोडक्ट्स लेके आने की बात है, शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स, उसमें उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और इसके साथ साथ जो और जो हमारे फिजिकल डेट है उससे रिलेटेड चीज़ें जो हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो और साथ रेगुलेटरी साइड से हमारे इस्लामिक बैंक्स जो है उनके लिए रेगुलेटरी अगर कोई चेंजेस करनी है तो उसके ऊपर भी फोकस, तो वो उस पर काम बिल्कुल चल रहा है। और साथ साथ हम उसको रिव्यू करते रहते हैं उस स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स के जरिए। अभी भी हमारी अनकरीब एक और मीटिंग उसमें होने जा रही है, और उसमें अभी तक पिछले 4-6 हफ्ते के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको हम रिव्यू करेंगे, और उसकी लाइट में जो है वो मुख्तलिफ हम फैसले करेंगे ताकि वो काम चलता रहे। और अगर आप देखें कि इस वक्त जो बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन इन टोटल बैंकिंग एसेट्स देख लें, डिपॉजिट्स देख लें, तो उसमें ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और उसकी रीज़न यही है कि मार्केट जो है वो समझती है कि इसमें बहुत सारी डिमांड है इन प्रोडक्ट्स के लिए, और उन डिमांड्स को मीट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को अपना रोल प्ले करना है। सो इट्स ए मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म, जहाँ पे के बैंक्स उस डिमांड के लिए जो को मीट करने के लिए, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए बैंक्स जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो लेके आ रहे हैं। तो ये उसके अंदर हम इसमें बिल्कुल, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि हम कोई फोर्स करने वाली अप्रोच अडॉप्ट नहीं करना चाहते। तो ये हमने इसको मार्केट में मैकेनिज्म के साथ साथ लेके चलना है, और इसमें जो रेगुलेटरी साइड की जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है और जो फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड है वो स्टेट बैंक इसमें प्रोवाइड कर रहा है, और इसको हम को इसी तरह आगे लेके चलेंगे, और इसमें आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में मजीद इसमें बेहतरी होगा।
तो सबसे पहला तो ये जो रेट के ऊपर बात थी कि वो बढ़ जाएगा या नीचे आ जाएगा, तो देखिए इसमें हमारा जो बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि ये मार्केट डिटरमिन्ड है और इसमें हमने इंटरवीन नहीं करना। तो आप इसको किसी किसी लेवल पर्टिकुलर लेवल को हम चेज़ बिल्कुल नहीं करते। वो उसमें नीचे जाए या ऊपर आए, और आपने देखा कि रिसेंटली जब बहुत मार्केट फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए थे, जब जैसे एसएलए साइन किया था, तो उसके बाद इसमें काफ़ी कमी भी आई थी, और उसके बाद फिर जो जब इंपोर्ट का चूँकि ओपन किया और इंपोर्ट्स का इम्पैक्ट आया, तो वो उसके साथ फिर जो है वो उसमें एडिशनल डिमांड की वजह से फर्दर जो है वो उसमें इंक्रीज भी आया। सो ये बोथ वे मूवमेंट है डिपेंडिंग अपॉन द एग्जिस्टिंग मार्केट सिचुएशन, और जैसे जैसे मार्केट्स में चीज़ें मूव करती हैं तो साथ में रेट मूव करता है, और ये बोथ वे मूवमेंट है। तो इसमें किसी भी पर्टिकुलर लेवल को मेरा ख्याल है कि हम एज ए रेगुलेटर नहीं उसमें टारगेट करते, बट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कि मार्केट जो है वो ऑर्डरली वे में मूव करे और उसमें कोई डिसऑर्डरली मार्केट कंडीशंस की सिचुएशन ना आए, ताकि जो है वो जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं इंपोर्टर्स की वो भी मीट हो, और एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी हमारा जो है जो फोकस है उसको भी मेंटेन रखा जाए। तो इसमें जो है वो मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक जो है वो मूवमेंट होगी। जो दूसरा क्वेश्चन था एफएक्स रिलेटेड, तो वो हमने बिल्कुल पिछली दफ़ा भी आपसे कहा था एक्शन की जो बात है, तो इसके अंदर जो है वो दो ऑप्शंस थे, एक रेगुलेटरी एक्शन की बात है और दूसरा फिजिकल एक्शन की बात है। तो चूंकि फिजिकल साइड के ऊपर भी आपको पता है कि जो जो लास्ट बजट आया उसके अंदर टैक्स लॉ में भी अमेंडमेंट की गई है, और उसमें विंडफॉल गेन्स के ऊपर जो है वो टैक्स की बात की गई है। तो वो ऑप्शन भी ओपन है, और वो हम उसको गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में है और उसको भी देख रहे हैं कि कौन सा जो है वो बेहतर एक्शन हो सकता है उसमें। लेकिन ये जैसे मैंने पहले कहा कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आगे चीज़ें कैसे चलती हैं, और हमें बैंक्स के बिहेवियर के ऊपर जो है वो फोकस करना है। अगर वो बिहेवियर उनका प्रूडेंट है और वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो देन इट्स एक्सेप्टेबल, उसमें वेरिएशंस आएंगी। लेकिन किसी पर्टिकुलर लेवल को हम इवन बैंक्स के लिए भी नहीं डिक्टेट करवाना चाहते, क्योंकि वो भी इन द बिजनेस ऑफ रिस्क टेकिंग है, और अपने रिस्क के लिए वो एक रीजनेबल प्रीमियम जो है उसमें चार्ज करेंगे। सो साथ साथ उसमें जी वो पाइपलाइन में चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर हम बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में हैं, और उसको जो है वो गवर्नमेंट के साथ भी देख रहे हैं उसको कि क्या इसमें बेहतर एक्शन होता है। लेकिन हमने जो है वो सब्सिक्वेंट जो बिहेवियर बैंक्स का देखा है उसके अंदर भी आपको पता है बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है, और वो मार्केट का जो इस वक्त जो जो प्रिवेलिंग रेट्स होते हैं उसके साथ ही वो मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, लास्ट जो इसमें क्वेश्चन था वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और सोलर पैनल और उस पे कंटेनर्स की जो बात है। सो ये सोलर के ऊपर हमने काफ़ी वो पहली बात तो ये, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने इंपोर्ट रिलेटेड सब चीज़ें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस विड्रॉ कर ली हैं, और किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर अब कोई हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टेट बैंक ने सब चीज़ों को ओपन कर दिया है। उसमें जो सोलर की बात है, तो उसके आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, और वो स्टेट बैंक ने भी इसको इन्वेस्टिगेट किया, और इसके ऊपर हमारे ख्याल में कुछ चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हुई। तो इसलिए अगर कोई बैंक किसी को सोलर पैनल इंपोर्टर को नहीं फैसिलिटेट कर रहा, तो उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि हो सकता है वो इंपोर्टर जो है वो उसमें उसने कोई फॉर इंस्टेंस जो है वो जो ओवर इनवाइसिंग के कोई इश्यूज हों, कोई उसमें मैनिपुलेशन के कोई इश्यूज हों, कोई आउटफ्लो ऑफ कैपिटल के इश्यूज हों, तो उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उसने देखना है, और उसकी लाइट में बैंक ने डिसाइड करना है। लेकिन हमारे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमने किसी पर्टिकुलर इंपोर्टर को या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को उसमें वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। वो बैंक्स चाहें तो किसी भी सोलर पैनल इंपोर्टर को की इंपोर्ट्स को अलाउ कर सकते हैं, फॉर दैट मैटर किसी और सेक्टर को वो अलाउ कर सकते हैं। और मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूँ कि कई ऐसे सेक्टर्स मैं जानता हूँ, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ऊपर मॉनिटर कर रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो बस एक सेकंड, तो जी देखें, वो मैं स्पेसिफिक केसेस के ऊपर नहीं जाऊंगा, वो जिस बैंक के पास होंगे वो उसका बेहतर जवाब देने की पोजीशन में होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किसी भी सेक्टर को कोई डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए,
और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। लेकिन इंडिविजुअल अगर किसी इंपोर्टर का कोई प्रॉब्लम है और बैंक के पास जस्टिफाइड रीजंस हैं उसको इंटरटेन ना करने की या उसको फैसिलिटेट ना करने की, तो वो बैंक का डिसीजन है। लेकिन अगर इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस ठीक है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, वो कोई आउटफ्लो ऑफ कैपिटल में इन्वॉल्व नहीं है, कोई ओवर इनवाइसिंग में इन्वॉल्व नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, और बाहर कोई उसका जिसका जो सप्लायर है वो कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है और उसके साथ मिल मिला के कोई इशू उसका नहीं है, तो फिर बैंक को उसको करना चाहिए। तो हम स्पेसिफिक इंस्टांसेस को सेपरेट से देख सकते हैं, लेकिन जहाँ भी मिस यूज के चांसेस आएंगे या उसमें इंस्टांसेस आएंगी, तो उसके ऊपर जो है वो बैंक को बिल्कुल इस चीज का हक है कि वो उस इंपोर्टर को डिस्कस करे। इंपोर्टर्स तो जहाँ परेशान है ही हैं, हमने एक्सपोर्टर्स से जहाँ बात की है उनको एक सबसे बड़ा मसला पेमेंट्स के हवाले से, जो आपका एक 30 डेज 60 डेज के लिहाज से जो कैप है, आप लोग कहते हैं कि वो डिले करते हैं पेमेंट को तो उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं, बैंक्स मारते हैं। तो क्या जो सही किसी वजह से किसी की जो पेमेंट डिले हो रही है वो कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट भी करें और वो पैसे सारे हमसे बैंक्स ले जाएं, तो उसके लिए भी उन्होंने आपको लेटर्स लिखे हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो कोई ऐसी आने वाले दिनों में कोई ऐसी पॉलिसी आ रही है कि जिसकी पेमेंट किसी वजह से डिले हो रही है, उसके ऊपर वो जो प्लेंटीज आप लोग लगा रहे हैं 6%, 3% से लेकर 9% तक ये जा रही है 90 डेज एंड अबव के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या अभी कुछ सोचा गया है या ये इसको ऐसे ही रखा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट जो मार्केट रेट है डॉलर का, वो लोग उसी के ऊपर उनको इल्ज़ाम लगाएगा कि वो रेट का इंतजार करते हैं, इस वजह से उनकी पेमेंट डिले होती है? थैंक यू। जमील साहब, कुछ हल्के जो है ये सवाल उठाते हैं कि स्टेट बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी इख्तियार करता है वो पाकिस्तान के ज़मीनी हकाइक से मुताबिकत नहीं रखती, क्योंकि पाकिस्तान में लोग बैंकों से इतने कर्जे लेके अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं करते जिस तरह यूरोप में करते हैं कि हर चीज़ के लिए बैंकों से लेना होता है। तो आप जब आप इसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि मईशत में जो अफरात ज़र है वो कम हो जाए, लोग बैंकों से कर्जे ज़्यादा ना लें। जबकि यहाँ पे महंगाई की वजूहात ही दूसरी होती है बिल्कुल। यहाँ पे सप्लाई साइड के इश्यूज होते हैं, यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी होर्डिंग्स वगैरह है और बहुत सारे मिडिल मैन का किरदार है। तो आपकी ये पॉलिसी जो है वो कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मौसर नहीं है। एक सवाल तो मेरा ये हो गया। दूसरा ये कि आपने खुद बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो अब नीचे आ रहा है, 39 से 29 हुआ, ये एक बड़ा मैसिव जो है डिक्रीज था। तो उसके बाद हम सब ये समझ रहे थे कि शायद अब स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट करेगा, और जो लोगों का यहाँ पे मुतालबा है कि 22% पे सनतें नहीं लग सकती, कोई कारोबार नहीं चल सकता ऐसे में, तो वो अब इसमें आपका स्टांस थोड़ा सा नरम होगा और आप कम करेंगे। लेकिन आपने एक इमरजेंट मीटिंग बुला के उसको और बढ़ाया, जबकि अब आपके पास ये रूम था कि आप 50 बेसिस पॉइंट तो कम कर सकते थे, लेकिन आपने आईएमएफ की वजह से ये कम नहीं किया। एक क्वेश्चन और मेरे ख्याल ये इसको सॉरी, एक पहले क्वेश्चन आया था एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर, वो मैं उसको स्किप कर गया था, मैं अभी उसका जवाब दे देता हूँ। जो हमने रिसेंटली जो एक्सचेंज कंपनीज के लिए जो डॉलर इंपोर्ट का अलाउ किया था, तो इसमें इस वक्त जो सूरत हाल ये थी, ये इस सर्कुलर से पहले के इंपोर्ट कंपनी जो एक्सचेंज कंपनीज है वो आपको पता है कि यहाँ से मुख्तलिफ करेंसीज जो है वो जो उनके जहाँ पे लोकल उसकी डिमांड नहीं होती अदर देन यूएस डॉलर के अलावा कोई भी करेंसीज होती है जिसको हम कचरा या मार्केट की ज़बान में कचरा बोलते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट डॉलर लेके आते हैं। और उन डॉलर्स को लेके आने के दो तरीके हैं। एक ये कि वो बैंक अकाउंट में आए, वो वहाँ से अपने बैंक से जो ओवरसीज उनका जो बैंक अकाउंट है वहाँ से अपने बैंकर के जरिए यहाँ अपने लोकल बैंक में जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करें बैंकिंग चैनल के थ्रू। दूसरा ये है कि उसमें वो फिजिकल डॉलर्स लेके आएँ और वो फिर उन डॉलर्स को मार्केट के अंदर, क्योंकि उनका बिजनेस जो है वो सेल परचेज ऑफ डॉलर्स है, तो उनके पास जो है वो सप्लाई मेंटेन रहे। तो हमने कुछ देर से इसके ऊपर इसको ये पाबंद किया हुआ था एक्सचेंज कंपनीज को कि वो अपनी जितने भी जो एक्सपोर्ट ऑफ करेंसीज हैं अदर देन डॉलर, जो करेंसी एक्सपोर्ट करते हैं उसके अगेंस्ट जो डॉलर लेके आएंगे वो डॉलर बैंकिंग चैनल से लेके आएंगे, उनके बैंक अकाउंट में होंगे, डिपॉजिट होंगे, क्रेडिट होंगे। और जब वो उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक से, लोकल बैंक से वो फिजिकल कैश विड्रॉ करते हैं और अपनी जो आउटलेट्स हैं अपने उनके ऊपर उनकी सेल परचेज करते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था और जिसकी वजह से हमें ये डिसीजन करना पड़ा कि बाज़ का जो है वो बैंक्स के पास
उसकी एडिक्वेट सप्लाई नहीं होती थी, क्योंकि एक्सचेंज कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स आम कस्टमर से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो तो डेली सेल परचेज ऑफ करेंसी में डील कर रहे हैं और उनको डॉलर जो अगर ज़्यादा डिमांड है और उनको बेचने हैं तो उनके पास फिजिकल डॉलर होने चाहिए, ताकि वो अपने कस्टमर्स की अगर कोई ट्रैवल कर रहा है या दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट कर सके। तो बैंक जब उसको सप्लाई करता है तो ज़ाहिर है डॉलर इंपोर्ट करने की भी एक कास्ट है, स्टेट बैंक भी उसमें इंपोर्ट करता है तो उसको उसकी कास्ट इनकर करनी पड़ती है। इस तरह बैंक अगर इंपोर्ट करेगा, बाहर से फिजिकल डॉलर इंपोर्ट करेगा, तो उसको उसकी कास्ट पे करनी पड़ती। सो उस प्रोसेस में अब ये अगर कास्ट बैंक या तो बैंक ऑब्जर्व करे या ये एक्सचेंज कंपनी ऑब्जर्व करे, तो अगर एक्सचेंज कंपनी ने ऑब्जर्व करना है तो वो फिर बैंक से अगर इंपोर्ट करे, वो डॉलर ले या वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर ले, तो उससे सिर्फ जो रिस्क उसमें ये है कि वो मार्केट के अंदर वो डॉलर जो है वो सर्कुलेशन में आना चाहिए। तो उसको इंश्योर करने के लिए जो रिक्वायर्ड जो सेफगार्ड्स हो सकते थे वो हमने ऑलरेडी उसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, और वो बाकायदा जो है वो डॉलर वो शिपमेंट जो आएगी वो सील शिपमेंट होगी, और वो हमारे और कस्टम्स और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे उनके सामने वो उसको जो है वो काउंट किया जाएगा। इस तरह जाते हुए ऑलरेडी काउंट होता है, आते हुए भी उनको वहाँ पे एयरपोर्ट पे ऊपर जब आएगा तो उसको काउंट किया जाएगा, और पहले से एक्सचेंज कंपनी हमें इंटीमेट करेगी कि ये उनकी शिपमेंट आ रही है। तो वो नेसेसरी सेफगार्ड्स जो है उसमें हमने इंट्रोड्यूस करवा के उनको 50% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स जो है वो अलाउ किया। इसका हमारे नज़दीक इसलिए कोई इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं है, क्योंकि डॉलर बैंक के अकाउंट एक्सचेंज कंपनी के अकाउंट में आए और वहां से वो विड्रॉ करके यूज करें या वो डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज कर ले, तो बात तो अल्टीमेटली एक ही होनी है। सिर्फ जो हमें इंश्योर करना है कि वो डॉलर जो है उसकी बुक्स में आने चाहिए, वो प्रॉपर उसका रिकॉर्ड हो, इनफ्लो का भी और आउटफ्लो का भी, और उसमें कोई मिस यूज ना हो। तो इसके ऊपर हमारा सारा फोकस है, और इसीलिए हमने उसमें नेसेसरी जो सेफगार्ड इंट्रोड्यूस करवाए जाने चाहिए थे वो हमने करवाए, एक्सचेंज कंपनी से डिस्कस करके करवाएं, ताकि उनको एडिक्वेट सप्लाई जो है उसको इंश्योर किया जा सके। और ये जो कभी कभार जो अगर कस्टमर को फॉर इंस्टेंस आप एक्सचेंज कंपनी के पास जाते हैं, वो कहते हैं इस वक्त अवेलेबल नहीं है, और हम जब एक्सचेंज कंपनी से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें बैंक से नहीं मिला। तो ये एक काफ़ी जो इशू आता था, तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए और हमने एक्सचेंज कंपनी को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए कि ताकि उनका जो सप्लाई ऑफ फिजिकल डॉलर का जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए, और उसके बाद उनसे कहा जाए कि चूंकि अब हमने ये भी आपके कहने पे ये रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी है, तो अब आपको ये इंश्योर करना है कि कस्टमर को फिजिकल डॉलर जब वो आपके पास आए तो वो उसको आप वो प्रोवाइड करें। तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ख्याल में आएगा। अब मैं आपके दूसरे जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आता हूँ। तो हाई एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट की बात आपने की, और आपने कहा कि कुछ लोग जो है वो रेट कट करने की बात कर रहे थे। तो देखें, कुछ लोग जो है वो रेट कट करने की बात कर रहे थे, कुछ उसको इंक्रीज करने की भी बात कर रहे थे। आपने देखा कि वो मार्केट के अंदर चूंकि बहुत सारे एनालिस्ट जो है वो उसके ऊपर असेसमेंट दे रहे होते हैं, और उसमें मिक्स्ड व्यूज आ रहे होते हैं। कुछ लोग कम करने की बात करते हैं, कुछ इंक्रीज करने की बात करते हैं, बट हम ना कम करने वालों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ना जो है इंक्रीज करने वालों से इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारा काम ये है कि एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हम जो मार्केट में जो इकानमी के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको रिव्यू करें, और हमारा जो डिसीजन हो वो डाटा ड्रिवन हो, ऐसा डिसीजन हो जिसको हम हर फोरम के ऊपर जो है वो डिफेंड कर सकें कि हमने किस बेसिस के ऊपर इसको किया है। तो हमने बिल्कुल सारे डाटा को रिव्यू किया, इन्फ्लेशन रिलेटेड जो रिसेंट जो नंबर्स हैं उनको रिव्यू किया, जो हमारी टीम की फोरकास्ट है अगले 12 महीने के लिए उसको रिव्यू किया, और इसके साथ साथ हमने एक्सटर्नल साइड की जो डेवलपमेंट्स है उसको रिव्यू किया, और उसके बाद एक जो है वो बैलेंस्ड डिसीजन किया कि इस वक्त इसको जो है एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर मेंटेन किया जाए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सपोर्टर्स का जो है डिलेड पेमेंट। सो एक्सपोर्टर्स के लिए यस, हमने एक क्योंकि उसमें भी अगेन इशू ये आ रहा था कि कुछ एक्सपोर्टर्स जो है वो अपने फंड्स को वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसको अपने फंड्स को वो एक रीजनेबल पीरियड जो हमने अलाउ किया हुआ है अप टू 120 डेज उससे बियॉन्ड रिटेन कर लेते थे बाहर। तो उसके नतीजे में हमारा आधार मार्केट के अंदर लिक्विडिटी के इश्यूज आते थे। सो इसको इंश्योर करने के लिए कि एक्सपोर्टर्स जब एक्सपोर्ट करें तो वो अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को टाइमली बेसिस के ऊपर हमारी मार्केट के अंदर लेके आए, इंटरबैंक मार्केट में लेके आए, ताकि लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सो इस चीज़ के लिए हमने, ताकि ये इस चीज़ को इंश्योर किया जाए, एक हमने पेनल्टी का स्केल इंट्रोड्यूस करवाया था कि अगर 120 डेज के बियॉन्ड अगर
या जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज अलाउ किया गया उससे ज़्यादा अगर कोई एक्सपोर्टर होल्ड करता है तो फिर उसको वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। वो पेनल्टी किसी बैंक को नहीं जाती, वो स्टेट बैंक के पास आती है और इसलिए बैंक का उसमें कोई बिल्कुल कोई गेन नहीं है इस प्रोसेस के अंदर। वो बैंक तो बीइंग एजेंट ऑफ द स्टेट बैंक वो ये काम कर रहा है और जो भी उसमें पेनल्टी कलेक्ट करेगा वो स्टेट बैंक को सरेंडर करेगा। लेकिन हम चूंकि हमारी भी एक्सपोर्टर्स के साथ इसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ और हम एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट जो जेन्युइन एक्सपोर्टर्स हैं उनका बिजनेस जो है उसके ऊपर जो है वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए और उनके जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए एक तो पहली बात तो ये कि हमने जून 2023 से पहले जो पेनल्टीज लगाई थी वो सब हमने उनको सब एक्सपोर्टर्स को अक्रॉस दी बोर्ड जो है उनको वेव किया ताकि ये क्योंकि वो शुरू के महीने थे जब हमने ये क्योंकि ये फरवरी में मेरे ख्याल ये शुरू किया था तो फरवरी में शुरू करने के ये 3-4 महीनों में ताकि वो इस प्रैक्टिस से यूज टू हो जाए और क्योंकि उनके पुराने अगर कोई प्रोसीड्स जो वो स्टक हुए हैं तो उनको टाइम एक रीजनेबल अलाउ किया जाए तो वो उनको वापस लेके आ सके। तो जून तक के जो जितने प्रोसीड्स थे इवन वो अगर उस पर 120 डेज से ऊपर भी लेके आए हैं तो हमने उनको अलाउ कर दिया कि वो अगर ले आए बाद में भी ले आए तो उसकी 30 जून से पहले अगर वो लेके आ गए तो उनको हमने इंसेंटिवाइज किया कि आपकी सारी पेनल्टी वापस कर दी जाएगी। गोइंग फॉरवर्ड भी हमने ये इसमें रखा हुआ है और ये हमने बैंक्स को भी बताया कि अगर वो जेन्युइन रीजंस होंगी और वो एक्सपोर्टर जो है वो उन रीजन को एक्सप्लेन करेगा, मसलन उसका जो ओवरसीज जो बायर है वो फॉर इंस्टेंस वो लिक्विडेशन में चला गया है और उसका कोई और जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट प्रोसीड नहीं आए तो भी उस केस को हम डिफरेंटली देखेंगे। लेकिन अगर कोई विलफुल किस्म की सिचुएशन है कि जहाँ पे एक्सपोर्टर जो है वो रेट मैनिपुलेशन के लिए और फॉरेन एक्सचेंज की जो अगर डिप्रिसिएशन होती है तो उसका बेनिफिट लेने के लिए उसको होल्ड करने की कुछ कोशिश कर रहा है तो उन केसेस के अंदर जो है वो हमने उसको इस पेनल्टी के जरिए जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की। जी देखिए वो उसके अंदर मैंने इसीलिए आपका सवाल से मैंने जवाब जरा डिफरेंटली दिया था और मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि देखिए महंगाई एक फैक्टर है और उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें एक्सटर्नल सिचुएशन को मैं बार बार रेफर कर रहा हूँ तो हम ये भी देखते हैं कि वो एक्सटर्नल सिचुएशन जो है वो उसमें क्योंकि अगर कोई फॉर इंस्टेंस एक्सपोर्टर की आपने बात की और अगर एक्सपोर्टर कोई बाहर रिटेन करता है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स तो जाहिर है कि वो लेके आएगा तो उसको ये 22+ % जो है वो उसकी वो सेविंग होगी वो क्योंकि वो उन फंड्स को अपने बिजनेस में यूज करेगा। लेकिन अगर वो एक्सटर्नली रिटेन करता है तो उसकी एक कास्ट है और वो कास्ट पॉलिसी रेट से ऊपर होगी। तो अगर पॉलिसी रेट कम होगा तो उसके लिए वो इंसेंटिव क्रिएट हो जाएगा उसको बाहर होल्ड करना और अगर वो कॉस्टली होगा तो वो उसको जल्दी लेके आएगा। तो ये एक फैक्टर है। इसके अलावा हमारी जो गोइंग फॉरवर्ड जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है और बिजनेस की जो एक्सपेक्टेशन है तो ये सब फैक्टर को कमेटी देखती है और फिर डिसाइड करती है। महंगाई इज वन फैक्टर लेकिन हमारा जो स्टेट बैंक की तरफ से एनालिसिस है कि महंगाई के ऊपर भी यकीनन जो है वो पॉलिसी रेट का इम्पैक्ट आता है और वो ज़रा लैग्ड इम्पैक्ट होता है। मसलन अगर हमने रिसेंटली अगर कुछ परसेंटेजेस से पॉलिसी रेट को इंक्रीज किया है तो इसका इम्पैक्ट आएगा। हमारे ख्याल में हमारी जो टीम की असेसमेंट है कि वो उसमें 6 मंथ्स के बाद इम्पैक्ट आना शुरू होता है और फुल इम्पैक्ट उसका जो है वो 18 मंथ्स के अंदर आता है। तो आप आगे देखेंगे ये जो अभी रिसेंट जो बहुत तेजी से पॉलिसी रेट इंक्रीज किया गया है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल आएगा और इसी के नतीजे में आप देखेंगे कि आप ग्रेजुअली जो है महंगाई जो है वो कम होगी दिसंबर तक और उसके बाद तेजी से कम होगी। रिजवान ये जरा दूसरा वो उसमें हमारी अप्रोच डाटा ड्रिवन रहेगी। जैसे जैसे डाटा सपोर्ट करेगा तो उसके हिसाब से हम डिसीजन करेंगे। जी सर ये लास्ट राउंड है जी अशरफ जैसा कि आपने जब मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आज की पढ़ेंगे आप वो हम छोड़ के अब सब वेबसाइट पे देखेंगे वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। तो इसके अंदर जो है वो हमने उसको मेंशन भी किया है कि जो रिसेंट जो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज की हैं और साथ में अगर कोई रिलेटेड और डेवलपमेंट्स इस तरह एनर्जी साइड पे होने जा रही हैं अगर फॉर इंस्टेंस कोई गैस प्राइस रिलेटेड कोई अगर डिसीजन आता है सो या फॉर दैट मैटर कोई और आता है तो ये तो अभी दो नाउन चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस। तो इसका इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी जो है वो जो अपनी असेसमेंट में बिल्ट इन कर लिया। जो अभी हमने जो 20 to 22% की रही थी तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज जो रिसेंटली हुई है वो और पोटेंशियल इंक्रीज इन गैस प्राइस सो वो उसको रिफ्लेक्ट हमने कर लिया और उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया है।
अगर कोई फर्दर फिस्कल या गवर्नमेंट की साइड से कोई डेवलपमेंट्स होती हैं तो ऑब्वियसली वो हम नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जो नाउन फैक्टर्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई है गवर्नमेंट के साइड से, वो हमने उसका इम्पैक्ट जो है वो अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो पॉलिसी रेट और जो हमारा इन्फ्लेशन का आउटलुक है उसकी रेंज के अंदर उसको हमने बिल्ड कर लिया। जो सेकंड आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग गवर्नमेंट बोरिंग, तो गवर्नमेंट बोरिंग इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट के पास जो है वो बैंकिंग सेक्टर इज द की सप्लायर ऑफ फंड्स। उसके अलावा भी उनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा इन्फ्लोज नहीं है। फॉर इंस्टेंस सेविंग्स के जो स्कीम्स हैं और जो गवर्नमेंट खुद लोकल करेंसी बॉन्ड इशू कर सकती है, स्कूक इशू कर सकती है, वो चीज़ें भी साथ साथ गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस कर रही है और उसको भी एक्सप्लोर कर रही। बट बैंकिंग सेक्टर इज द की प्रोवाइडर। इसमें थोड़ा सा रिसेंटली जो ज़्यादा प्रेशर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आने की एक वजह ये है कि आपको पता है कि रिसेंटली जो खासकर पिछले फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट के पास जो एक्सटर्नल इन्फ्लोज जो हैं वो बहुत कम आए हैं, बल्कि हमने डेट रीपेमेंट्स की हैं। तो अगर आप देखें फिस्कल 23 के अंदर गवर्नमेंट ने नेट रीपेमेंट्स की हैं फॉरेन करेंसी हमारा जो फॉरेन जो डेट है, और उस डेट को रीपे करने के लिए गवर्नमेंट ने जो उसको रुपी फाइनेंसिंग चाहिए थी वो लोकल मार्केट से रेज की है। तो इस वजह से बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो इसका प्रेशर आया और सोल रिलायंस जो है वो बैंकिंग सेक्टर पे थी। बट अब जब हम IMF के साथ हमारा प्रोग्राम में हम चले गए हैं और उसके नतीजे में इन्फ्लोज आने शुरू हुए, तो उसके साथ गवर्नमेंट की को जब जो भी आप फॉरेन करेंसी के इन्फ्लोज आएंगे जो कि बजटरी सपोर्ट के लिए होंगे, तो उनके रुपी काउंटर पार्ट गवर्नमेंट को मिलेंगे, तो उसके साथ फिर गवर्नमेंट की जो फाइनेंसिंग पोजीशन है वो बेहतर होगी। और अभी आपने देखा कि एक हमारे बायलैटरल कंट्री से जो $2 बिलियन आए थे और उसके रुपी काउंटर पार्ट गवर्नमेंट को मिला था, तो उसके नतीजे में उन्होंने वो गवर्नमेंट को कुछ जो है वो रीपे भी किया। सो ये और उसके साथ फिर गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग पोजीशन जो है वो ज़्यादा ईज आउट होगी। और उससे नेक्स्ट आपको पता है जो एक्शन हुआ, तो फिर गवर्नमेंट ने कुछ जो बैंक्स ने इंटरेस्ट गवर्नमेंट के पास सबमिट भी किया कि गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि हम ये लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसमें से बहुत सारा टेकअप नहीं किया। उसकी रीज़न यही थी कि गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट पहले से बहुत बेहतर हो गई थी और उनको उसकी ज़रूरत नहीं थी वो फर्दर रेज करने की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जब आइंदा आने वाले महीनों में जब हमारे पास और फॉरेन करेंसी के इन्फ्लोज आएंगे, सो इन एडिशन टू द बैंकिंग सेक्टर जो एक बहुत बड़ा जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर गवर्नमेंट होगा वो फॉरेन इन्फ्लोज फॉर बजटरी सपोर्ट, तो उससे गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी। और साथ साथ फिर जब मार्केट कंडीशंस बेहतर होंगी और गवर्नमेंट स्कूक और बॉन्ड इशू करेगी, तो उससे भी एडिशनल फ्लोज आएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था ये इसका रीफाइनेंसिंग स्कीम से ऊपर, तो रीफाइनेंसिंग के ऊपर पहले तो ये बिल्कुल आपने देखा होगा कि जो MEFP जो IMF का उसके अंदर भी ये मेंशन किया हुआ है और ये हमारी कमिटमेंट है अंडर द फंड प्रोग्राम के हम इन स्कीम्स को स्टेट बैंक की हद तक जो है वो हम फेज आउट करेंगे और फिर ये स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती रहेंगी और गवर्नमेंट उसको अपने बजटरी जो एलोकेशंस है उसके जरिए करेगी। तो स्कीम बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, स्कीम कंटिन्यू करेंगी, लेकिन उसका मैकेनिज्म जो है वो चेंज हो जाएगा। तो स्टेट बैंक ने इसको एक तो आपको बता दो एक्शंस है। एक तो ये कि पॉलिसी रेट के साथ उसका लिंक है, तो अगर आपने देखा होगा तो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का रेट जो है वो इस 3% लेस देन दी पॉलिसी रेट। अगर आज पॉलिसी रेट 22% है तो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का रेट जो है वो 19% है और उसमें जैसे जैसे वेरिएशंस आएगी ये रेट ऑटोमेटिकली वो चेंज होता रहेगा। अप होगा तो उसमें वो अप हो जाएगा, ये डाउनवर्ड उसमें रिवीजन होगा तो ये रेट जो है वो कम हो जाएगा। और साथ में फिर अगर कोई हाउसिंग की आपने बात की तो गवर्नमेंट बिल्कुल अगर कोई नई हाउसिंग स्कीम लेके आएगी तो उसके लिए वो उसमें अगर सब्सिडी कोई इन्वॉल्व है तो वो बजटरी एलोकेशन करेगी और वो स्कीम लॉन्च करेगी, बट वो स्टेट बैंक की स्कीम नहीं होगी। जो लास्ट क्वेश्चन था RMB में पेमेंट्स का, तो ये कि हमने रिजर्व से की है, तो हमने देखिए रिजर्व से एज सच कोई हम डायरेक्ट पेमेंट मार्केट, बिकॉज इट्स ए मार्केट बेस्ड पेमेंट, जब भी कोई भी इंपोर्ट होती है तो वो इंटर बैंक मार्केट से होती है। तो पहले जो है वो इंटर बैंक मार्केट में जो लिक्विडिटी अवेलेबल होती है वहाँ से उसको फाइनेंस किया जाता है और
मोस्ट ऑफ द केसेस इसी तरह होता है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, एफएक्स लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है और वो लिक्विडिटी इतनी पोजीशन इतनी टाइट है कि स्टेट बैंक में उसको इसमें इंटरवीन करने की जरूरत पड़ती, तो फिर हम एक्सेप्शनल केसेस के अंदर उसमें इंटरवेंशन करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर द ऑर्डरली मार्केट कंडीशंस। अगर उसमें नॉर्मल रूटीन की सिचुएशन चल रही है तो बैंक्स अपने सोर्सेज से उसको पेमेंट करते हैं और उसमें किसी रिजर्व्स एलोकेशन की या रिजर्व से इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पेश आती। और अगर हम इंटरवेंशन करते भी हैं तो हम किसी डायरेक्ट इंपोर्टर के केस में इंटरवेंशन नहीं करते, हम बैंक की पोजीशन को देखते हैं और बैंक कोई अगर शॉर्ट है और उसको या इंटर बैंक मार्केट ओवरऑल शॉर्ट है तो उसमें कोई सप्लाई इंक्रीज करने की जरूरत है तो फिर स्टेट बैंक उसमें इंटरवीन करता है। बट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस ऑफ इंपोर्ट वो जो है वो इंटर बैंक में नॉर्मल वे में जो है वो हैंडल होती है, उसमें डायरेक्टली ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक इंटरवेंशन नहीं करता।